हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम देखेंगे एक हाइड्रोजन बनाने की विधियों के बारे में। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले जल से हाइड्रोजन किस प्रकार से बनाया जाता है, जल से हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है। मुख्य बात रहेगी कि वास्तव में जल जो हम लेते हैं, शुद्ध जल, वास्तव में विद्युत का कुचालक होता है और उसका विद्युत अपघटन नहीं कर सकता। इसी कारण से उसके अंदर या तो अम्ल या क्षार उसमें मिला दिया जाता है, जिसके कारण उसका विद्युत अपघटन सरलता से हो सकता है, अर्थात वो विद्युत का चालक बन जाता है। इसके बाद ही हम उसका विद्युत अपघटन करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नमूने के तौर पर डायग्राम यहाँ पर देखेंगे। जल से हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जल विद्युत अपघटन। ठीक, तो जल विद्युत अपघटन के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जल विद्युत अपघटन में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड में से एनोड जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये एनोड इलेक्ट्रोड है, ये वास्तव में आयरन का इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लिया है। ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा आयरन का इलेक्ट्रोड रहेगा। और सेकंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड के रूप में हम यूज कर रहे हैं वो निकिल का इलेक्ट्रोड है। सेकंड इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड वास्तव में निकिल का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जो कैथोड की तरह कार्य करेगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट टाइप से व्यवहार करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे वास्तव में होता क्या है, निकिल के इलेक्ट्रोड पर क्या होता है और कैथोड के इलेक्ट्रोड, एनोड के इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, या आयरन के इलेक्ट्रोड पर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ इनके नाम हम लिख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ नाम लिख देते हैं। ये है निकिल का बना हुआ और ये बना हुआ है आयरन का, ये बना हुआ है Fe का, और यहाँ पर भरा गया है ये जल। ठीक, और इसके अंदर मिला दिया गया है H2SO4, जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर H2SO4 है। ठीक, और यहाँ पर विद्युत अपघटन की क्रिया चालू होगी तो इस समय उसमें बैटरी लगा दी जाएगी। बैटरी जब हम इसमें लगा देते हैं तब यहाँ पर क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले H2SO4 यहाँ पर होता है डिवाइड, टूट जाता है, अपघटन हो जाता है, उसका दो पार्ट्स में टूट जाता है। ये अम्ल होगा H2SO4 यहाँ पर लिया है, और H2SO4 में से H धन आयन अलग हो जाएंगे और SO4 ऋण आयन अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले जो क्रिया होने वाली है वो क्रिया हम लेते हैं, कौन सी क्रिया, एनोड पर होने वाली क्रिया हम यहाँ पर लेते हैं। तो एनोड पर क्रिया क्या होगी, पर क्रिया हम देखेंगे, ये सल्फेट आयन है। सल्फेड आयन जल की उपस्थिति में, यहाँ पर ये सल्फेड आयन SO4 डाइनेगेटिव जल की उपस्थिति में करते क्या है, यहाँ पर देखिए H2 और SO4 आपस में मिलकर बना देंगे H2SO4, जो ऊपर जाकर फिर से विघटित होने का काम करेगा। ये यहाँ से जाएगा और फिर से टूटने का काम करेगा। ठीक, और यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बनेगा, यहाँ प्लस में बनेगा ऑक्सीजन, और ये दो ऋणायन है, वो दो ऋणायन जाएंगे ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन पर दो ऋणायन आ गए हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये दो ऋणायन को निकाल देता है, त्याग देता है। यहाँ पर से दो ऋणायन हो जाएंगे मुक्त। अब ऑक्सीजन परमाणु अवस्था में बचा है, तो परमाणु अवस्था में ऑक्सीजन के साथ में सहयोग करके ऑक्सीजन का अणु बनाता है, और ये क्रिया एनोड पर संपन्न होती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निष्कासित होती है। इसके बाद बात करते हैं हम कैथोड की। तो कैथोड की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, कैथोड पर क्या क्रिया होना है। तो कैथोड की क्रिया को यहाँ पर हम देखेंगे। कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होना है, कैथोड पर देखिए जी हाइड्रोजन है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना है। तो जी दो हाइड्रोजन आयन धन आयन यहाँ पर बैठे हैं और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त किए गए हैं, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन मुक्त किए गए हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर ग्रहण करेगा, और हाइड्रोजन यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वास्तव में बनाएगा हाइड्रोजन गैस, और यह हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी कहाँ पर, ये जाएगी कैथोड पर। तो ये कैथोड पर होने वाली क्रिया आपके सामने रहेगी। इस प्रकार से आप एनोड और कैथोड पर होने वाली क्रियाओं की सहायता से जल का विद्युत अपघटन अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे जल के साथ में और क्रिया है, ठंडे जल के साथ क्रिया देख लेते हैं। नंबर पर देखेंगे हम जहाँ धातुओं पर जल की क्रिया द्वारा। तो धातुओं पर जल की क्रिया द्वारा में हम यहाँ सबसे पहले नोटिस कर पाएंगे धातुओं पर जल की क्रिया
तो जैसे क्षार धातु की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्षार धातु हैं। ये सीधे ही साधारण तापक्रम पर, सीधे ही साधारण तापमान पर वास्तव में जल से क्रिया करके और उसे विघटित कर देते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही काम होता है क्षारीय मृदा धातुओं का। ये क्षारीय मृदा धातुओं का कार्य भी यही रहेगा कि क्षारीय मृदा धातुएं वास्तव में साधारण ताप पर जल से क्रिया करके और उससे हाइड्रोजन गैस को मुक्त करा देती हैं। साथ साथ में ये हाइड्रोक्साइड बनाने का कार्य करती हैं। तो हमें यहाँ ध्यान देना किस प्रकार से इनकी क्रिया होना है, बहुत सरल तरीके से ही कार्य होगा। तो हम यदि सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की क्रिया करा दें तो सोडियम की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो H2, और यहाँ हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, या साधारण तापक्रम लिखना है। आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। साधारण ताप का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसकी बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साधारण ताप, ठीक, या कमरे के ताप पर। ये साधारण ताप पर ही H2 के साथ में क्रिया करेगी और क्रिया करके वास्तव में यहाँ बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बनेगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। जो हाइड्रोजन निकलेगा वो परमाणु अवस्था में है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2Na2H बाहर हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन की परमाणु अवस्था की अणु अवस्था में गैस बाहर होगी। इस प्रकार से यहाँ से आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। ऐसे ही बात करेंगे पोटेशियम का, भी सेम रहेगा। यहाँ पर बनाना चाहें तो आप पोटेशियम का भी बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम के, ठीक, 2H2, तो यहाँ लिख देंगे। और ये भी साधारण ताप, कमरे के ताप पर ही जल से क्रिया कर रहे हैं, कमरे के ताप पर जल से क्रिया करके ही वास्तव में हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा KOH और यहाँ पर बनेगा H2 गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुआ। सेम ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम का भी ऐसा ही होना है। तो मैं कैल्शियम का क्षारीय मृदा धातुओं का भी आपको बता देता हूँ उदाहरण कैसे होना है। कैल्शियम की क्रिया जल के साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे तो कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन होता है, इसीलिए इसके साथ में हाइड्रोक्साइड के 2 मूलक जाएंगे यहाँ से, और 2 मूलक जाने के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हाइड्रोक्साइड निकल गए। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 हाइड्रोजन शेष बची हैं जो निकल जाएंगी बाहर। इस प्रकार से ये क्रिया होना है। साधारण ताप पर जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी बनाने का कार्य करते हैं। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु तत्व ऐसा ही कार्य करते हैं कि वो साधारण ताप पर जल से क्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। कम क्रियाशील तत्व हैं, जैसे कि हम बात करेंगे जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये सब वास्तव में क्या है, एल्यूमिनियम का हम चूर्ण लेंगे। ये वास्तव में क्या है, उबलते हुए पानी के साथ में रिएक्ट करने का कार्य करते हैं। उबलते हुए पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं और जो हाइड्रोक्साइड ना बनाते हुए वास्तव में ऑक्साइड का निर्माण। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्रिया जल के साथ जब कराई जाएगी, जल कैसा रहेगा, उबलता हुआ जल रहेगा। कैसे जल पर काम चलेगा जी, उबलते हुए जल पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उबलते हुए जल पे। तो ठीक, अब यहाँ पर क्रिया जब होगी तो मैग्नीशियम जल के साथ में जब क्रिया करेगा तो मैं अभी आपको बताया कि ऑक्साइड बनाता है, ना कि हाइड्रोक्साइड बनाता है जल के साथ सीधी क्रिया करके। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। मैग्नीशियम जब जल के साथ में क्रिया करेगा तो सीधे सीधे पहले ऑक्साइड बनाएगा और इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ना कि सोडियम की तरह ये वास्तव में हाइड्रोक्साइड बनाने वाला है। तो ये आपको नोटिस करने वाली बात है। ठीक, ऐसा ही हाल आपको जिंक का है, सेम। ठीक, अब यहाँ पर भी देखेंगे जल के साथ में जब क्रिया हो रही है, ये भी उबलते हुए जल में ही क्रिया हो रही है। सेम कंडीशन है, उबलते हुए जल में क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो बनेगा उसके बाद में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये इसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का भी यही रहेगा, वो भी ऑक्साइड ही बनाने का काम करेगा। H2O हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्रिया जब इसके साथ में होती है तो आपको पता है एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आए हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से करेंगे और यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तब हमारी वैलेंसी पूरी होगी। एल्यूमिनियम की संख्या हमें 4 करना पड़ेगी और ऑक्सीजन की संख्या हमें यहाँ 6 करना पड़ेगी। 6 दूनी यहाँ पर हो जाएंगी
12 में से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या पूरी 6 बाहर निकल गई है, लेकिन 12 हाइड्रोजन यहाँ पर शेष है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाएगा कि वास्तव में उबलते हुए जल के साथ में क्रिया हो रही है। उबलते हुए जल के साथ में जब मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम का चूर्ण हम यहाँ देखें वास्तव में तो ठीक रहेगा। एल्यूमिनियम का चूर्ण है वह आपस में उबलते हुए जल में जब क्रिया करते हैं तब वहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं, मुक्त करते बनाते हैं। तो कुछ धातुएं और भी है जिनकी बात करेंगे हम। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, टिन है। ऐसी धातुएं जो होती हैं वो वास्तव में रक्त तप्त अवस्था में जब उन्हें रक्त जैसी लाल होती हैं और उनके ऊपर जल की वाष्प प्रवाहित की जाती है तब जाकर वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आयरन का। तो आयरन का एग्जाम्पल जब हम यहाँ देखेंगे तो देखिए 1000 केल्विन की बात करेंगे तो 1000 केल्विन ताप पर आयरन की क्रिया जब भाप से कराई जाती है, कैसे कराई जाती है? भाप से इसकी क्रिया कराई जाती है कि भाप इसके साथ में रिएक्ट करेगी। जब रिएक्ट करती है भाप इसके साथ में तो Fe3O4 यहाँ पर बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार से है इसकी। अब ये यहाँ पर आया कैसे तो वो आप यहाँ पर देखेंगे समीकरण में किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर हम यहाँ देख लेंगे इस समीकरण को। देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे हम ये समीकरण सबसे टॉप पर Fe और यहाँ पर भाप जल के रूप में लेंगे। ये देखिए जल और जी सॉरी जल लेंगे वो भाप के रूप में होगा, उल्टा बोला मैं। जल लेंगे वो हम काय के रूप में होगा, भाप के रूप में जल होगा, गर्म भाप है इसकी। और यहाँ पर बैलेंसी पूरी करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बनेगा Fe3, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ उसमें Fe3O4। अब आपको यहाँ दिख गया ऑक्सीजन 4 है तो क्यों ना हम यहाँ 2 लगा दें, 4 लगा दें। कितना लगा दें? 4। तो मैं यहाँ 4 से गुणा कर देता हूँ, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक, अब यहाँ पर 3 लगा दें, बैलेंसी पूरी हो जाएगी। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन निकल जाएंगी, तो यहाँ पर निकाल देंगे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ बैलेंसी पूरी कर सकते हैं आप। यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और यहाँ पर लगा सकते हैं आप कितना है 3 4। और यहाँ पर जल का सूत्र आप लिख पाएंगे तो जल का सूत्र आप लिख दें भाप रूप में। जब जल लिखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी 4H2 मतलब 4H2 इकाई के रूप में, ये भाप के रूप में है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्रिया होगी तो समीकरण क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने जल से हाइड्रोजन कैसे बनता है अलग अलग प्रकार से यहाँ पर देखा। आज की वीडियो में विद्युत अपघटन द्वारा किस प्रकार से बनता है, साधारण ताप पर किस प्रकार से बनता है, गर्म उबलते हुए जल के साथ क्रिया होती है तब किस प्रकार से बनता है, इसके बाद यदि लाल तप्त धातुओं पर भाप की क्रिया की जाए तब किस प्रकार से बनता है। ये सारी चीज़ें हमने आज देखी हैं, समीकरण के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे अम्ल तथा क्षार के साथ में क्रिया कराकर किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस प्राप्त की सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करेंगे आप वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।